आगे इसी में अगला जो अंग है वो है कोशिका में लवक, प्लास्टिड्स। लवक जो है, लवक की खोज की थी हेकल ने। किसने की थी? हेकल ने की थी। और लवक का जो नाम दिया था वो शिम्पर ने दिया था। पर्णहरित के बारे में बताया था शिम्पर ने, खोज इसकी हेकल ने की थी। लवक जो होते हैं वो केवल और केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते। तो याद रखना, एक तो स्फीरिसोम्स, एक कोशिका भित्ति और एक लवक, ये तीनों अंग केवल पादप में होते हैं, जंतुओं में नहीं होते हैं। अपन को पढ़ने के बाद टॉपिक को इस प्रकार से रिवाइज भी करना चाहिए जिससे हमें क्वेश्चन क्लियर हो। अपन पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर अपन लास्ट में ये पता नहीं रहता कि कौन सा जंतु में पाया जाता है और कौन सा पादप में पाया जाता है, कौन सा एकल झिल्ली युक्त है, कौन सा डबल झिल्ली युक्त है, कौन सा झिल्ली नहीं है या झिल्ली विहीन अंग है। तो प्रत्येक चीज़ का हमें बीच बीच में आकलन करते रहना चाहिए, मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तो ये केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होता है। लवक को मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे कोशिका में दो अंग ऐसे हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक है अपना लवक। इन दोनों को ही कोशिका का अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है। तो इसे भी क्या कहा जाता है? कोशिका का अर्ध स्वायत्त शासी अंग कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त शासी का मतलब है कि इनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण इनमें स्वयं प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। स्वयं प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। अब ये जो लवक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या होते हैं? इनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। इन लवकों का निर्माण पौधों के उन भागों में होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। पौधे के ऐसे भाग जहां पर सनलाइट, जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, ऐसे भागों में कौन से लवकों का निर्माण होता है? अवर्णी लवकों का निर्माण होता है। अब पौधे के ऐसे कौन कौन से भाग हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है? एक तो है जड़ और एक होता है भूमिगत तना। तना स्टेम को कहते हैं। तना तीन प्रकार का होता है, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, वायवीय तना, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। केवल यहाँ पर अपन भूमिगत तने के रूपांतरण पढ़ेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है, अभी सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अदरक क्या है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है और जनरली अपन गलत कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, अरबी, जमीकंद, ये सारी चीज़ ज़मीन के अंदर हैं। गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर वगैरह सभी ज़मीन के अंदर हैं। शकरकंद, आम, हल्दी। लेकिन इनमें से अपन को ये याद रखना है कि कौन सा जड़ का रूपांतरण है और कौन सा तने का रूपांतरण है। जैसे क्वेश्चन अभी सीटेट में आया हुआ है केंद्रीय पात्रता परीक्षा में कि निम्न में से अदरक है, उसमें आया था जड़ है या तना है या बीज है। तो अदरक जो होती है वो हमें जड़ जैसी लगती है, लेकिन अदरक याद रखना विज्ञान के अनुसार अदरक जड़ नहीं है। अदरक किस में आएगा? तने में आएगा, याद रखना। तो कई बार यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आता है कि अदरक क्या है और जनरली अपन टिक कर देते हैं अदरक क्या है? जड़ है। लेकिन अदरक क्या नहीं होती? जड़ नहीं होती। तो यहाँ पर अपन को याद रखना है दोस्तों, जड़ के अंदर तो केवल आते हैं गाजर,
मूली, शलजम, चुकंदर और आवा हल्दी, या जिसको आमी हल्दी कहते हैं। एक तो होती है हल्दी और एक होती है आवा हल्दी। आमी हल्दी जब हड्डी टूट जाती है दूध में मिला के पीते हैं वो तो होती है आमी हल्दी, आवा हल्दी। और जो मसाले के रूप में काम लेते हैं उसको कहते हैं हल्दी। आवा हल्दी याद रखना जड़ का रूपांतरण है और हल्दी तने का रूपांतरण है। और तने के अंदर आपको याद रखने हैं आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, अरबी और दोस्तों एक होता है जमीकंद। जमीकंद देखा होगा आपने, भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने कंद मूल फल खाई, एक लाइन पढ़ी होगी आपने। ये जमीकंद जमीन में गहराई में पाया जाता है, वनों में पाया जाता है, घोर वनों में। इसकी पानी की ऐसे कमी से भी काम चल जाता है इसके विकास के लिए। और आपने दुकानों में देखा होगा बड़े बड़े तरबूज जैसे आकार के होते हैं, लकड़ी जैसा उनका आकार होता है, कलर लकड़ी जैसा होता है भूरे कलर का, वो जमीकंद कहलाते हैं। कभी आप गोवर्धन जी की परिक्रमा में गए हो तो वहाँ ये प्रसाद के रूप में बिकता भी है, लोग खाते भी हैं कि भगवान राम ने खाए थे तो हम भी खाकर देख लें। उस प्रकार के प्रसाद का रूप माना जाता है। एक तरीके से वनों में पाया जाता है, जमीन की गहराई में उगता है। जैसे शकरकंद वगैरह होता है, शकरकंद छोटी होती है लेकिन ये तरबूज जैसे आकार के होते हैं बड़े बड़े। बहुत से लोग दिवाली पे इसकी पूजा भी करते हैं, तो ये तने का रूपांतरण माना जाता है। तो जड़ों में तो कौन कौन से आएंगे? गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, आवा हल्दी और एक और याद रखना इसमें शकरकंद या शकरकंदी, जो भी आप बोलते हैं, शकरकंद, ये तो आएंगे जड़ों में। और आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, अरबी, जमीकंद, ये किसके अंदर आएंगे? तने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो पुलिस हो, पटवारी हो, चाहे वो रीट लेवल 1 हो, रीट लेवल 2 हो। लेवल 2 में तो अलग से टॉपिक है, अपन वहाँ पे लेवल 2 का जब पढ़ेंगे कोर्स तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। जड़ के रूपांतरण वगैरह में इनमें भी रूप होते हैं, जैसे गाजर शंकु रूपी का रूपांतरण है, मूली तर्कु रूपी का है, सलजम चुकंदर कुंभी रूपी के होते हैं। तो इस प्रकार से कोई प्रकंद का होता है, कोई शलकंद का होता है, कोई घनकंद का होता है, कोई स्तंभ कंद का होता है। अभी अपन को केवल यहाँ पर इतना याद रखना है कि जड़ के रूपांतरण कौन से हैं और तने के रूपांतरण कौन कौन से हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं जो एवर्णी लवक जो होते हैं, इनमें एवर्णी लवकों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा तीनों संचित हो सकते हैं। जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गाजर वगैरह विटामिन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी मतलब अलग अलग में अलग अलग पाए जाते हैं। इसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। यदि इनमें कार्बोहाइड्रेट संचित हो तो फिर इनको कहा जाता है एमिलोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? एमिलोप्लास्ट। यदि वसा संचित हो तो इनको कहा जाता है इलियोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? इलियोप्लास्ट। और यदि प्रोटीन संचित हो तो इनको कहा जाता है इल्यूरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? इल्यूरोप्लास्ट, या इनको प्रोटीनोप्लास्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीनोप्लास्ट भी कहा जाता है। तो एवर्णी लवकों का निर्माण पौधों के उन भागों में होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जैसे जड़ और भूमिगत तना। जड़ के अंदर गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, आवा, हल्दी, शकरकंद आते हैं। और तने में आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, अरबी, जमीकंद आते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों संचित हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट संचित है तो एमिलोप्लास्ट, वसा संचित है तो इलियोप्लास्ट और प्रोटीन संचित है तो इल्यूरोप्लास्ट। तो पहला पार्ट हुआ है लवक का एवर्णी लवक। लवक टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एवर्णी लवक, दूसरा अपन पढ़ेंगे वर्णी लवक और तीसरा अपन अभी पढ़ेंगे इसी क्लास में हरित लवक।
इन सभी पेजेज के स्क्रीनशॉट मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे सभी। तो आप लिखने में भी जल्दीबाजी नहीं करें, पहले समझें, मेनली समझ में आना बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है बर्नी लवक। जिसको अपन कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। बर्नी लवक जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये लवक रंग प्रदान करते हैं। और यहाँ से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना, क्वेश्चन आता कई बार, आया हुआ भी है, आपको अभी पता लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन आता है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन वर्णक के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। दूसरा क्वेश्चन पूछाता है गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग का कारण है कैरोटीन वर्णक। गाजर थोड़ी काले रंग की भी होती है, जूस वाली गाजर देखी होगी, गाजर का बैंगनी रंग, बैंगन जैसा रंग होता है उसका। गाजर का बैंगनी रंग या बैंगन का बैंगनी रंग जो होता है उसका कारण है एंथोसाइनिन वर्णक। कौन सा वर्णक? एंथोसाइनिन वर्णक। इसके अलावा चुकंदर का लाल रंग, चुकंदर का जो लाल रंग होता है वो होता है बीटानिन के कारण। किसके कारण होता है? बीटानिन के कारण होता है। इसके अलावा हल्दी का पीला रंग, हल्दी का जो पीला रंग होता है वो होता है कुरकुमिन वर्णक के कारण। किसके कारण होता है? कुरकुमिन वर्णक के कारण होता है। टमाटर का हो गया, गाजर का हो गया, चुकंदर का हो गया, हल्दी का हो गया। इसके अलावा फूलों का रंग बिरंगा रंग कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। पत्ती का यदि पीला रंग पूछे तो पत्ती का पीला रंग होता है ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण। किस कारण होता है? ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण होता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। बर्नी लवक में आते हैं टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, गाजर का लाल रंग कैरोटीन, गाजर का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन, चुकंदर का लाल रंग बीटानिन, हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन, फूलों का रंग बिरंगा रंग कैरोटीन और पत्ती का पीला रंग ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण होता है। तीसरा इसी क्रम में आता है हरित लवक। पहला तो हो गया एवर्णी, दूसरा हो गया वर्णी और तीसरा है अपना हरित लवक। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। भाई जहाँ पर हम लोग अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? रसोई। तो पेड़ पौधे जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कि वातावरण में पाई जाने वाली जो CO2 है, जल वगैरह है, इससे मिलकर के पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। हरित लवक में पर्ण हरित वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पत्ती का रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। इसके कारण पत्ती का रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। यदि वर्णक के रूप में पूछे क्वेश्चन, अब देखो यहां पर भी यदि पत्ती का रंग पूछ लिया, पत्ती का रंग हरा किस धातु के कारण होता है, तो अब यहाँ पर पर्णहरित वर्णक यदि आया ऑप्शन में तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अब पूछ रहा है धातु, ना कि वर्णक। वर्णक पूछे तो पर्णहरित और धातु पूछे तो आंसर आएगा, याद रखना,
पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है और ये पौधों में हरेपन के लिए उत्तरदायी होती है, तथा ये जो होती है वो पौधों में हरेपन के लिए उत्तरदायी होती है। ग्रीनरी के लिए उत्तरदायी होती है ये। और मैग्नीशियम की यदि कमी हो जाए तो पौधों में एक रोग हो जाता है जिसका नाम है हरिमहीनता रोग, या इसको कहते हैं क्लोरोसिस डिजीज। और हरिमहीनता में क्या होता है? हरापन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। उस रोग को क्या कहा जाता है? हरिमहीनता रोग कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार का हो गया, लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और तीसरा हरित लवक। हरित लवक को क्या कहते हैं? पादप कोशिका की रसोई, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण जिस अंग में करते हैं उसको क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? पर्णहरित। पर्णहरित को अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोफिल। एक ही बात है, दोनों में से कोई भी वर्ड लिखा मिले, पर्णहरित को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और इसके कारण पत्ती का रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है जो कि पौधों में हरेपन के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? हरिमहीनता रोग हो जाता है। आगे चलते हैं। इसमें कोशिका में अपन पढ़ चुके हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, गोल्जिकाय। अगला अंग है अपना अंतःप्रदब्बी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदब्बी जालिका की जो खोज की थी वो पोर्टर ने की थी। किसने की थी? पोर्टर ने की थी। ये एकल झिल्ली युक्त अंग है ये, और जंतु एवं पादप दोनों में उपस्थित होता है। डायग्राम से अपन बात करते हैं। ये तो है कोशिका झिल्ली और ये है केंद्रक झिल्ली। ये केंद्रक झिल्ली से प्रारंभ होता है ये, और कोशिका झिल्ली पर आकर समाप्त होती है। ऐसा लग रहा है ये तो सिर है, ये हड्डियां हैं, इसलिए इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलिए। कोशिका का कंकाल कहते हैं इसे। ये तो है केंद्रक द्रव और ये है कोशिका द्रव। इसका मेन कार्य क्या होता है? इसका जो मुख्य कार्य है वो है केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव दोनों के मध्य उपयोगी पदार्थों का परिवहन करना। किसका काम होता है? अंतःप्रदब्बी जालिका का होता है। केंद्रक द्रव के पास यदि कोई यहाँ पर ऐसा कोई उपयोगी पदार्थ है, ऐसा कोई उपयोगी अणु है जो कोशिका द्रव के लिए चाहिए, वो तो इसके माध्यम से आ जाता है, और यदि जाना होता है तो इसके माध्यम से चला जाता है। यानी ये परिवहन का काम करती है। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों के मध्य में उपयोगी पदार्थों को क्या करती है? परिवहन करती है ये। तो ये अपन ने मेन काम कर दिया इसका। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों के मध्य में क्या काम करती है? उपयोगी पदार्थों का परिवहन करती है। ये 2 प्रकार की होती है। अंतःप्रदब्बी जालिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एक तो होती है चिकनी
अंतः प्रदब्बी जालिका और एक होती है खुरदरी अंतः प्रदब्बी जालिका। इसको तो कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और बनाते हैं इसे, फिर पता चलेगा चिकनी कौन सी है और खुरदरी कौन सी है। ये देखिए, जिस अंतः प्रदब्बी जालिका की सतह पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उसको तो कहा जाता है खुरदरी अंतः प्रदब्बी जालिका। क्या कहा जाता है? खुरदरी अंतः प्रदब्बी जालिका। और जिस पर नहीं पाए जाते हैं इसको कहा जाता है चिकनी अंतः प्रदब्बी जालिका। इस खुरदरी अंतः प्रदब्बी जालिका की सतह पर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इनको कहा जाता है राइबोसोम। क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम जो होता है ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है। क्वेश्चन पूछ जाता है कोशिका का सबसे छोटा एवं झिल्ली विहीन अंग कौन सा है? तो आंसर होगा राइबोसोम। कौन सा होगा? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है झिल्ली विहीन अंग है। याद रखना, राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है, दोनों में उपस्थित होता है। ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। ये दो प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में तो होता है 70S प्रकार का, 70S इस प्रकार लिखा मिलेगा। S का मतलब है यहाँ पर स्वेजबर्ग यूनिट, अपसादन गुणांक, स्वेजबर्ग यूनिट। और यूकैरियोटिक में होता है ये 80S प्रकार का। आपको इतना याद रखना, प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का। और राइबोसोम का जो मेन कार्य है वो है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या कार्य होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। इसको कोशिका का इंजन भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, राइबोसोम को कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो राइबोसोम के बारे में है। पहला पॉइंट है कोशिका का सबसे छोटा अंग है, ये झिल्ली विहीन अंग होता है। प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है। प्रोटीन का निर्माण करता है, इस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री तथा कोशिका का इंजन कहा जाता है। और ये जो चिकनी अंतः प्रदब्बी जालिका है इसका जो कार्य होता है वो कार्य है वसा का निर्माण करना। भाई तेल की कैसे होते हैं? चिकने। तो चिकनी का काम क्या हुआ? वसा का निर्माण करना। वसा का निर्माण करने का काम कौन करता है? चिकनी अंतः प्रदब्बी जालिका करती है। तो ये अपना पॉइंट हुआ है अंतः प्रदब्बी जालिका। का नाम है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने, मवाद कोशिकाओं में की थी और नाम दिया था, अल्टमान ने इन्हें न्यूक्लियन नाम दिया था। फ्रेडरिक मिशर ने खोज की थी मवाद कोशिकाओं, पस जो पड़ जाता है मवाद, उसके अंदर सबसे पहले इनकी खोज हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार LDC RPSC में पूछा गया भी है कि न्यूक्लिक, थोड़ा सा टफ है ये टॉपिक, ध्यान से समझना, थोड़ा सा टफ है। इसकी मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। इस लाइन का मतलब ये है कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? जिसमें पेंटो शर्करा हो, पेंटो यानी 5 कार्बन वाली, फॉस्फेट समूह हो और साथ में नाइट्रोजन क्षारक हो। इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है? न्यूक्लियोटाइड बना होता है। ये नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन में दो आते हैं, एक तो एडिनिन और एक आता है ग्वानिन।
और पिरिमिडीन में 3 आते हैं, एक तो साइटोसिन, एक थियामीन और एक आता है यूरेसिल। ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, तो डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। शर्करा की बात करें तो शर्करा होती है डीएनए की डीऑक्सी शर्करा। संरचना की बात करें तो इसकी संरचना होती है द्विकुंडलित। बार्टसन वैज्ञानिक ने बताया था 1953 में, इसलिए इसको बार्टसन क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए बार्टसन क्रिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1962 में। ये मॉडल दिया गया था 1953 में और सम्मानित किया गया था 1962 में, इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसमें 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन में आते हैं एडिनिन और ग्वानिन और पिरिमिडीन में आते हैं साइटोसिन एंड थियामिन। इसमें एडिनिन तो थियामिन से डबल बॉन्ड के द्वारा और साइटोसिन ग्वानिन से त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अपन कह सकते हैं A+T C+G। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, द्विकुलिन डायग्राम कैसा होता है, द्विकुलिन मॉडल क्या होता है। फोटो ले लीजिए इसका। इस प्रकार से 2 धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, दोनों एक दूसरे से कुंडलित नुमा भाग के रूप में इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती हैं। इन दोनों की दिशा एक दूसरे से विपरीत होती है। एक की दिशा तो होती है 3' to 5' और दूसरी दिशा होती है 5' to 3'। और इनको कहा जाता है फास्फोडाइएस्टर बंध। क्या कहा जाता है? फास्फोडाइएस्टर बंध कहा जाता है। इसमें देखिए एडिनिन तो थियामिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड के द्वारा और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। फिर A+T C+G, A+T C+G, A+T C+G, A+T C+G, A+T C+G, A+T C+G। A+T C+G एक घूम कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? एक घूम। और एक घूम की जो लंबाई होती है वो होती है 34 अंगस्ट्राम। कितनी होती है? 34 अंगस्ट्राम। एक अंगस्ट्राम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में एक घूम की लंबाई कितनी होती है? 34 अंगस्ट्राम होती है। यदि क्वेश्चन ये आए मात्र इन 2 पदों के मध्य की दूरी, इस पूरी की तो है 34 अंगस्ट्राम, और केवल इन 2 के मध्य की पूछे तो अपन इसको नोट कर सकते हैं 2 क्रमागत पदों के मध्य की दूरी। और 2 क्रमागत पदों के मध्य की दूरी पूछे तो आंसर होगा 3.4 अंगस्ट्राम। कितना होगा? 3.4 अंगस्ट्राम। और इन दोनों रज्जुकों के मध्य की दूरी पूछे तो आंसर होगा 20 अंगस्ट्राम। कितना होगा? 20 अंगस्ट्राम। इसको अपन कहते हैं दोनों रज्जुकों के मध्य की दूरी 20 अंगस्ट्राम। ये भी यहाँ पर 20 अंगस्ट्राम होगी। 2 क्रमागत पदों के मध्य की दूरी 3.4 अंगस्ट्राम और पूरे घूम की लंबाई होती है 34 अंगस्ट्राम। और एक घूम में जो इन पेयर्स की संख्या होती है वो 10 होती है। कितनी होती है? 10। तो पहला क्वेश्चन तो है एक घूम की लंबाई कितनी होती है? 34 अंगस्ट्राम। दूसरा प्रश्न बनता है कि 2 क्रमागत पदों के मध्य की दूरी क्या है? आंसर होगा 3.4 अंगस्ट्राम। और एक घूम की संख्या क्या होती है? एक घूम में इसकी संख्या कितनी होती है? तो आंसर होगा 10। दोनों रज्जुकों के मध्य की दूरी पूछे तो आंसर होगा 20 अंगस्ट्राम। और ये पूरी संरचना के बारे में किसने बताया था? बार्टसन क्रिक ने बताया था, इसलिए इसको बार्टसन क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज के लिए इन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये कहलाता है न्यूक्लिक अम्ल का डीएनए। डीएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। ये डीएनए क्या काम करता है? आनुवांशिक पदार्थ के रूप में। इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। लास्ट में अम्ल आ रहा है तो डीएनए की प्रकृति कैसी होगी?
अम्लीय होती है और यह आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे आरएनए। तो ये कहलाता है डीएनए। तो इसमें आपको किसने दिया था, कैसी संरचना होती है, शर्करा कौन सी पाई जाती है, पूरा नाम क्या होता है, और नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं। नाइट्रोजन क्षारक प्यूरिन में तो पाया जाता है, एक तो एडिनिन और एक गुआनिन, और pyrimidine में साइटोसिन, और एक होता है थियामिन। जब अपन आरएनए पढ़ेंगे तो आरएनए में ये तीन तो सेम होंगे, इस थियामिन के स्थान पर चौथा पाया जाता है यूरेसिल, केवल एक अलग होगा, बाकी तीन आरएनए में क्या होते हैं, सेम होते हैं। थियामिन के स्थान पर केवल क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपन। न्यूक्लिक अम्ल में दूसरा वाला है आरएनए। आपको इतना याद रखना है, डीएनए में कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा 100%। दूसरा पार्ट है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। शर्करा की बात करें तो आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोस शर्करा, राइबोस शुगर पाई जाती है। संरचना की बात करें तो इसकी संरचना जो होती है वो एकल रज्जुकीय होती है। कैसी होती है, एकल रज्जुकीय होती है। आरएनए की अपन बात करें तो आरएनए की प्रकृति के बारे में बात करें तो आरएनए की प्रकृति भी अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय, एसिडिक, लास्ट में एसिड आ रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे। ये जो आरएनए है ये तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है आरएनए जिसका पूरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ये। तो क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा आरएनए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन मिलेंगे आपको आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। तो आंसर क्या होगा, आरआरएनए। ये कुल आरएनए का लगभग 80 से 85% भाग होता है और इसका जो मेन कार्य है वो है प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करना। क्या काम होता है, प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करने का कार्य कौन करता है, आरएनए करता है। इसके अलावा दूसरा आता है एक जिसको कहते हैं टीआरएनए, जिसका पूरा नाम है ट्रांसफर आरएनए, या अपन कह सकते हैं स्थानांतरण आरएनए। और ये जो होता है ये ट्रांसफ़र करता है किसका, एमिनो अम्लों का। प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है और एमिनो अम्लों को ट्रांसफ़र कौन करता है, टीआरएनए। इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसफ़र आरएनए। तो ये कुल आरएनए का लगभग 10 से 15% भाग होता है ये। और क्या काम करता है ये, प्रोटीन निर्माण के लिए एमिनो अम्लों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है, एमिनो अम्लों का स्थानांतरण करता है, इसलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। और तीसरा है लास्ट एमआरएनए, जिसको मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक आरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक आरएनए कहा जाता है। और ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ये कुल आरएनए का मात्र लगभग 2 से 5% भाग होता है। और ये क्या काम करता है, नाम से स्पष्ट है कि प्रोटीन का जब निर्माण हो जाता है, एमिनो अम्ल आ जाते हैं, प्रोटीन का निर्माण हो चुका होता है, तो ये प्रोटीन निर्माण की सूचना देता है, संदेश देता है कि प्रोटीन का निर्माण हो चुका है। तो ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन निर्माण की
सूचना प्रेषित करता है या सूचना या संदेश देता है, तो ये कहलाता है आरएनए। तो आरएनए का यदि मिश्रित कार्य पूछे, कंप्लीटली एक कार्य आरएनए का काम क्या है, तो आपको याद रखना है प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करना। क्या काम होता है? प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करना। ये सिंपल क्वेश्चन बनता है छोटे लेवल। तो ये यदि थोड़ा और डिटेल में चले जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने अलग अलग भी आपको डिवाइड कर दिया है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एक एक लाइन आपको प्रत्येक में भी याद रखनी है। डिटेल में क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन ये आपको पूछा सकता है कि प्रोटीन निर्माण काम कौन करता है, सहायता कौन प्रदान करता है, तो आरएनए डीएनए में ऑप्शन होगा, तो आंसर क्या होगा? आरएनए होगा। तो ये हो गए आपके न्यूक्लिक अम्ल। अब बात करते हैं, ये तो हो गए आपके कोशिका के सभी अंग। तो आपको याद रखना है किसको क्या कहा जाता है, किस किस का उपनाम है, कोशिका का श्वसन स्थल क्या है, कोशिका का इंजन किसको कहते हैं, कोशिका का ईंधन क्या है, संपूर्ण कोशिकांगों की माँ कौन सी है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, निर्देशक क्या है, इन सब के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अपन बात करते हैं इस कोशिका, इस वाले चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर चल रहा है ये, और जिसका नाम है कोशिका विभाजन, जिसको अपन कहते हैं सेल डिवीजन। कोशिका का जो विभाजन होता है वो केंद्र करता है, ये अपन बात कर चुके हैं। और कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है असूत्री विभाजन, एक होता है दूसरा समसूत्री विभाजन, और एक होता है तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहला है असूत्री। यह असूत्री विभाजन जो होता है वो होता है एक कोशिकीय जीवों में। किसमें होता है? एक कोशिकीय जीवों में। जबकि समसूत्री विभाजन जो होता है वो होता है बहुकोशिकीय जीवों में। किसमें होता है? बहुकोशिकीय। और अर्धसूत्री भी किसमें होता है? ये भी बहुकोशिकीय जीवों में संपन्न होता है। बहुकोशिकीय जीव का मतलब है पादप एवं जंतु, ये दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अपन बात करें असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में क्या होता है? इसमें जो केंद्रक होता है, मैंने आपको बताया था एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी तो उसका केंद्रक कैसा होगा? अल्पविकसित। अल्पविकसित होगा तो यह कोशिका का विभाजन नहीं कर पाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? यह केंद्रक स्वयं ही लंबा व पतला होकर 2 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और ऐसा जो होता है वो पाया जाता है, ऐसा विभाजन जीवाणुओं में होता है। किसमें होता है? एग्जाम्पल के लिए ऐसा विभाजन जीवाणुओं में संपन्न होता है। जीवाणुओं में क्या होता है? यदि जीवाणुओं को खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उपयुक्त तापमान, नमी, वातावरणीय परिस्थितियां मिल जाएं तो एक जीवाणु कोशिका से 6 घंटे में 10 लाख जीवाणु बन सकते हैं। इस विभाजन को ही कहा जाता है असूत्री विभाजन। क्या कहा जाता है? असूत्री विभाजन। जैसे गर्मियों के दिनों में अपन सब्जी को बाहर रख देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते। फ्रिज में क्यों रखते हैं? उसको बाद में बाहर रख दिया तो सब्जी जल्दी खराब हो जाती है। उस जल्दी खराब होने से बचने के लिए अपन फ्रिज में रखते हैं कि फ्रिज में खाद्य पदार्थों को याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिज में खाद्य पदार्थ कितने पर रखे जाते हैं? 4 डिग्री पर, क्योंकि इस पर जीवाणु नहीं पनपते हैं। लेकिन यदि अपन ने सब्जी को बाहर रख दिया है, फ्रिज अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है? उसमें 4, 6, 8 घंटे बाद उसमें हल्की सी स्मेल आने लग जाती है। जब हल्की सी स्मेल आती है तो उसका मतलब है कि उसमें जीवाणु पनप चुके हैं। जैसे कई बार अपन सब्जी सूंघाते हैं तो सूंघ के देखना खराब तो नहीं हो गई। यदि हल्की सी भी स्मेल आ रही है तो उसमें लाखों जीवाणु हैं।
क्योंकि पानी की एक बूंद के बराबर क्षेत्रफल में ही लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। इतने छोटे होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। जब वर्तमान में वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, तो इतना छोटा है जिसने पूरे संसार की तबाही मचा रखी है और वो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा। ऐसा ना उसको जीव भी नहीं कह सकते, उसको एक अणु है एक तरीके से जो हमें दिखाई भी नहीं देता है। वो बिल्कुल छोटा है, इसका व्यास बहुत माइक्रोन में है, बहुत ही इतना छोटा है कि अपन उसको देख ही नहीं सकते। उसने इस समय पूरे संसार की, पूरा विश्व की, पूरे भारत देश की हालत ख़राब कर रखी है उसने। तो इसी प्रकार से जीवाणु होते हैं ये। तो जीवाणु भी, एक जीवाणु से 6 घंटे में 10 लाख बन सकते हैं। हम दही खाते हैं, दही में जीवाणु हमें दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते, उनको केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। तो ये अति सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा विभाजन जो होता है इनमें, वो असूत्री विभाजन होता है। अब उसी सब्जी को आप 2 घंटे के लिए और रख दो तो उसमें उनकी संख्या, भाई उनको खाद्य पदार्थ मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, नमी मिल रही है, तो 1 से 6 घंटे में कितने हो रहे हैं? 10 लाख। अब उसमें लाखों तो पहले ही से थे, तो आप मैथ के अनुसार देख लो कितने हो जाएंगे। उसी सब्जी को आप रात भर के लिए और रख दो तो इतने जीवाणु पनप जाएंगे कि सुबह उसकी स्मेल सूंघी नहीं जाएगी, वो ऑटोमेटिक खुद बताएगी कि अब सब्जी खराब हो चुकी है। तो इस विभाजन को कहते हैं असूत्री विभाजन, यानी जीवाणुओं की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है यदि उनके अकॉर्डिंग उनको तापमान मिल जाए, उनको वातावरणीय परिस्थिति मिल जाए, खाद्य पदार्थ मिल जाए, नमी मिल जाए। तो एक जीवाणु से 6 घंटे में कितने बन सकते हैं? 10 लाख। और ऐसा विभाजन कहलाता है असूत्री विभाजन, जो कि एक कोश के जीवों में संपन्न होता है। और समसूत्री विभाजन जो होता है ये बहुकोशिकीय जीवों की कायिक कोशिका में संपन्न होता है। किसमें होता है? कायिक कोशिका में। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है यह बहुकोशिकीय जीवों की जनन कोशिका में संपन्न होता है। किसमें होता है? जनन। यानी ये तो हमारे जनन से संबंधित है, काय ये हमारे शरीर की वृद्धि से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घावों को भरने में, एक मिनट, इससे पहले अपन बात करते हैं समसूत्री विभाजन जो होता है वो बहुकोश के जीवों में होता है। इसमें जो केंद्रक होता है वो सुविकसित होता है। इसका विभाजन करेगा, एक मातृकोश का कितनी संतति कोशिकाएं बनेंगी? 2, फिर 2 से 4, 4 से 8। तो आपको याद रखना इसमें एक मातृकोशिका से प्रारंभ में कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। यानी मातृकोशिका और संतति कोशिका दोनों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होने के कारण, सभी में समान होने के कारण इस विभाजन को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी मातृकोशिकाओं में भी 46 गुणसूत्र होते हैं और संतति कोशिकाओं में भी कितने होते हैं? 46। इसलिए इस विभाजन को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहा जाता है। यह विभाजन सजीवों में वृद्धि का मुख्य आधार माना जाता है। हम लोगों में जो वृद्धि होती है, पहले बच्चा बहुत छोटा सा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, विशाल रूप धारण कर लेता है। पहले बरगद का पेड़ बहुत छोटा होता है, नीम का पेड़ बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे वो विशाल रूप धारण कर लेता है। वो कौन से विभाजन के द्वारा करता है? समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही करता है। क्योंकि 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, इस प्रकार से विभाजन होता रहता है और काय में वृद्धि होती रहती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगों के पुनरुद्भवन, रीजनरेशन तथा घावों को भरने में कौन सा विभाजन सहायक है? अपने ये चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, धीरे धीरे हमारा घाव बढ़ जाता है 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, क्योंकि कौन से विभाजन के द्वारा बढ़ता है? वो समसूत्री के द्वारा। कोशिका में विभाजन होगा, 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, धीरे 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 टिश्यू बन जाते हैं और हमारा घाव बढ़ जाता है। अंगों के पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। छिपकली की पूंछ कट जाती है, दोबारा आ जाती है, रीजनरेट हो जाती है, तो जो दोबारा पूंछ आती है वो किसके कारण आती है? समसूत्री विभाजन के द्वारा ही आती है। और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। यह बहुकोश के जीवों में संपन्न होता है और जनन कोशिका में संपन्न होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ये अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। फर्स्ट के दौरान एक मातृकोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, इसको तो कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। फिर सेकंड के दौरान प्रत्येक से 2-2 और बनती हैं। लास्ट में अपन कह सकते हैं कि टोटल कितनी संतति कोशिका बनी इसके अंदर? 4 बनती हैं। कितनी बनती हैं? 4।
तो यहाँ आंसर याद रखना, असूत्री विभाजन पूछे तो एक मातृ कोशिका से 2 बनती हैं, अर्धसूत्री में पूछे तो एक मातृ कोशिका से 4 बनती हैं, और समसूत्री में पूछे तो एक से कितनी बनती हैं, 2। ये समसूत्री विभाजन केवल फर्स्ट ही होता है, सेकंड नहीं होता, तो एक से 2 ही बनी। लेकिन अर्धसूत्री में क्या हो गया, दोबारा होता है, तो एक से फिर 2 बनती है, पहले एक से ये 2 बनी, फिर एक से फिर 2 बनी, एक से 2 बनी, टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो टोटल कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, जंतुओं में तो बनते हैं शुक्राणु और महिलाओं में बनते हैं अंडाणु, और इस क्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। क्या कहते हैं, युग्मक जनन। और युग्मक जनन के समय मैं आपको अभी बता चुका हूं कि हमारे शुक्राणु व अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी कितनी होती है, 23, बाकी होनी 46 चाहिए, यानी इसमें 46 का आधा कितना होता है, 23। आदि गुणसूत्रों की संख्या रह जाने के कारण इस विभाजन को क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। और इस विभाजन का उपयोग आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में किया जाता है। एक जीव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक लक्षण जाते हैं, अपन बोलते हैं ये तो पिताजी हो गया है, इसकी आंखें माताजी जैसी हैं, ये पिताजी जैसे बाल हैं, लंबाई इसको मम्मी को गई है, पिताजी को भाई को गए हैं, तो वो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने में जो विभाजन सहायक होता है वो कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन। लेवल फर्स्ट में आपको केवल यही याद रखना है। लेवल 2 में इसकी फेजेज वगैरह और आती हैं, अवस्थाएं आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उनकी चर्चा अपन लेवल 2 वाले सिलेबस चर्चा करेंगे। फिलहाल अपन रीट लेवल 1 की बात कर रहे हैं। लेवल 1 के साथ साथ आपको पुलिस में भी इंपॉर्टेंट है, पटवारी में भी इंपॉर्टेंट है, और अपना जहाँ जहाँ सेल टॉपिक आता है वहाँ पर इस सभी जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे वो RS हो, IS हो। फिलहाल अपन रीट लेवल 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, एक एक टॉपिक, अदर किसी का मैटर अपन कर ही नहीं रहे हैं। बस ये है जहाँ जहाँ टॉपिक सेम है वो दूसरी वाले उस पाठ्यक्रम में भी यूज आ सकते हैं, दूसरा प्रतियोगी परीक्षा भी हम उससे दे सकते हैं। फिलहाल अपन केवल रीट लेवल 1 की बात कर रहे हैं। ये आपका कोशिका वाला चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे मानव शरीर। तो पहला जो टॉपिक है वो है कोशिका का। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सजीवों में संगठन के स्तर में 2 टॉपिक आते हैं, एक तो कोशिका और एक ऊतक। ऊतक वाला चैप्टर अपन जस्ट इसके बाद नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी अपन मानव शरीर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ऊतक का कई सारा पोर्शन, लगभग अपन मान के चलें तो 50% पोर्शन मानव शरीर में कवर हो जाएगा। तो जब मैं आपको ऊतक वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो तब आपको बता दूंगा ये चीज़ अपन वहाँ पढ़ चुके हैं, ये वहाँ पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो पहले अपन को मानव शरीर में पढ़ना जरूरी है। जैसे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो ब्लड भी क्या होता है, ऊतक होता है, तो अपन उसको रक्त परिसंचरण में पढ़ लेंगे। तो जब उसका ऊतक वाला पार्ट आएगा ब्लड वाला, तो वहाँ पर अपन ब्लड को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पहले अपन को पढ़ना उसके लिए जरूरी है। पहले ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के पढ़ने के लिए हमें पूरा शरीर की संरचना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से अंग तंत्र होते हैं, क्या क्या किसका कार्य है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, सबके बारे में भी अपन नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। तो ऊतक वाला चैप्टर मैं इसके बाद में लूँगा। तो ये आपका पहला चैप्टर एक खत्म, समाप्त हो चुका है। उम्मीद है इसमें से आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपके लेवल से उच्च लेवल का मैंने आपको लिया है।